इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चुरहे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में एक दूसरे को अब खूनी धमकियां दी है, उसे लेकर दावे किए जाने लगे हैं कि ईरान को अच्छी तरह से पता है कि इजराइल और अमेरिका उस पर घातक हमला करने वाला है। और यही वजह है कि अली खामनेई ने दो टूक कह दिया है कि हम दुश्मनों पर दिन दहाड़े हमला करने को तैयार हैं और उनसे कयामत तक जंग करेंगे। برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش दिन दहाड़े हमले को तैयार ईरान, खामनेई का तख्ता पलट करेंगे ट्रंप। دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल के अली खामनेई ने 18 घंटे पहले तेहरान में जो तेवर ईरान की जोशीली जनता के सामने दिखाए, उसने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ाकर रख दिए। खामनेई ने एक तरफ ईरान में मारे गए हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए जहां ट्रंप को क्रिमिनल तक कह दिया, वहीं खामनेई के सामने ही ईरानी जनता ने फारसी में ही अमेरिका इजराइल का नाश हो, काफिर पाखंडियों का नाश हो जैसे नारे लगाए। 37 साल से ईरान में चल रहे खामनेई के शासन ने दिखा दिया कि अमेरिका और इजराइल चाहे कितने भी मोर्चे ईरान के खिलाफ खोल दें, ईरान चुन चुन कर अपने देश के अंदर और दुश्मनों के घर में घुसकर उसका सफाया कर देगा। ईरान के जंगी तेवर साफ दिखा रहे हैं कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल और अमेरिका पर भीषण हमला कर सकता है। खबर तो यहां तक है कि ट्रंप ने जिस तरह से खामनेई के खूनी आरोपों के जवाब में उनके तख्ता पलट का संदेश दिया है, उससे देखकर ऐसा लगने लगा है कि 23 जनवरी तक ईरान पर बहुत भीषण हमला अमेरिका की तरफ से हो सकता है। और इजराइल ने भी ट्रंप से कहा कि ईरान पर हमें हमला इस तरह से करना है कि ईरान एक साथ 2000 मिसाइलों से जबरदस्त पलटवार न कर पाए। इधर खबर यह है कि ईरान को अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों से बचाने के लिए अब रूस और चीन ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन इस पूरे बदलते घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के उन तेवरों से जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि जंग तो होकर रहेगी। جایی دیگه یه مش تخریبگر अमेरिका इजराइल का सर्वनाश, खामनेई ने खाई आखिरी कसम। خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. इसमें कोई शक नहीं कि 28 दिसंबर 2025 से ईरान में शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों ने खामनेई शासन पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 44 साल से ईरानी सत्ता और शासन का केंद्र बने अली खामनेई को भी अंदाज नहीं था कि ईरान के सभी 31 प्रांतों में 200 से ज्यादा शहरों में खामनेई शासन के खिलाफ प्रदर्शन हो सकते हैं। IRGC का हिंदी में पूरा नाम इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कोर
यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। इसे फारसी में सिपह-ए पासदारान भी कहा जाता है। दावा किया जा रहा है कि इसने बेरहमी से प्रदर्शनकारियों को कुचल डाला है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान की IRGC के अधिकारियों ने माना है कि 5000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जिसमें 50 के करीब तो सुरक्षा बल के हैं। द संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के भीतर डॉक्टरों के एक नेटवर्क ने अनुमान लगाया कि मौतों का आंकड़ा 16,000 से 18,000 तक जा चुका है। ऐसे हालात में खामनेई शासन के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने हमले क्यों नहीं किए, वो भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने अपने जंगी तेवरों से अमेरिका और इजराइल को बैकफुट पर धकेल दिया। इजराइल इसीलिए भी ईरान पर हमला करने से डरा हुआ है क्योंकि जून 2025 में 12 दिन के युद्ध में ईरान ने 17 जून से लेकर 24 जून के बीच इजराइल पर इतना घातक पलटवार किया कि उन ईरान की कातिलाना मिसाइलों की काट अब इजराइल को अपने पास नहीं दिखाई दे रही। वो तो ट्रंप ने आखिरी वक्त पर ईरान पर दबाव डालकर युद्ध रुकवा दिया, वरना इजराइल की राजधानी तेल अवीव का हाल भी गाजा जैसा हो जाता। और यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने दहाड़ते हुए राष्ट्रपति ट्रंप पर ऐसा हमला किया कि ट्रंप भी सकपका गए। अब मजबूरी में ट्रंप भी ईरान के सुप्रीम लीडर पर तीखे हमले कर रहे हैं। जरा दो तस्वीरों के जरिए देखिए कि कैसे दोनों एक दूसरे पर अब वार पलटवार कर रहे हैं। मुजरिम می‌دانیم هم به خاطر تلفات هم به خاطر خسارات चौबीस घंटे से भी कम वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने एक दूसरों को खूनी धमकियां दी है और दावा किया कि जल्द बदला लिया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को ईरान का बीमार और सनकी शासक बताया, तो वहीं अली खामनेई ने ईरान में खूनी प्रदर्शनों के लिए ट्रंप को साजिश करता और खूनी अपराधी बता दिया है। ट्रंप ने खामनेई को एक बीमार व्यक्ति कहा और आरोप लगाया कि वो अपने ही लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, नेतृत्व सम्मान से होता है, डर और मौत से नहीं। खामनेई ने ट्रंप को सार्वजनिक रूप से अपराधी घोषित कर दिया और कहा कि ईरान में हुए हजारों मौतों और संपत्ति के नुकसान के लिए वे सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। खामनेई ने आरोप लगाया कि ट्रंप व्यक्तिगत रूप से ईरान के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को हथियार और सैन्य समर्थन का लालच देकर उकसा रहे हैं। खामनेई ने कहा कि ट्रंप ईरानियों को अपमानित कर रहे हैं और हिंसक दंगाइयों को ईरान की जनता बताकर दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। खामनेई ने दो टूक कह दिया कि अमेरिका की हार निश्चित है। खामनेई ने ट्रंप की तुलना फिरौन और मोहम्मद रजा शाह जैसे तानाशाहों से करते हुए कहा कि उनका पतन भी उनके अहंकार के कारण होगा। जबकि ट्रंप ने खामनेई पर भड़कते हुए कहा, ईरान में नए नेतृत्व की तलाश करने का समय आ गया है। एक नेता के तौर पर खामनेई पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। एक चीज जिसके वो दोषी हैं, वो है देश का पूरी तरह से विनाश और हिंसा का ऐसा इस्तेमाल जो पहले कभी नहीं देखा गया। ट्रंप प्रशासन ने इस बार केवल परमाणु ठिकानों तक सीमित रहने की बजाय एक व्यापक योजना बनाई है, जिसे कुछ अधिकारी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दे रहे हैं। पहले चरण में ईरान की वायु रक्षा यानी एयर डिफेंस और संचार केंद्रों को नष्ट करना, दूसरे चरण में सरकारी इमारतों और IRGC यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मुख्यालयों को निशाना बनाना। ट्रंप ने संकेत दिया कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए ईरान के शीर्ष नेतृत्व को भी निशाना बनाया जा सकता है ताकि सत्ता पलट की राह आसान हो सके। जून 2025 के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की तरह ही अमेरिका फिर से 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि ईरान की जमीन के नीचे छिपी परमाणु प्रयोगशालाओं को खत्म किया जा सके। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने ट्रंप को कई विकल्प दिए हैं,
जिनमें B-52 बॉम्बर से हवाई हमले, फारस की खाड़ी से क्रूज मिसाइल दागना और स्पेशल फोर्सेस के गुप्त मिशन भी शामिल हैं। इसीलिए कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगर अमेरिका नौसेना का युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पूरे लाव लश्कर के साथ ओमान की खाड़ी या अरब सागर में 23 जनवरी तक पहुंच गया तो ईरान पर बड़े भीषण हमले हो सकते हैं। ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया कि वो अब कम घातक हमलों की बजाय भीषण स्ट्राइक पर विचार कर रहे हैं। इधर ईरान भी रूस और चीन के दम पर अब आर पार की जंग करने को तैयार है। खबर तो यह है कि रूस ने ईरान को अपनी गिबली रडार जैमिंग पॉट इलेक्ट्रिक वारफेयर तकनीक भी दे दी है, जो इजरायली रडार और मिसाइल गाइडिंग सिस्टम को भी जाम करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स का दावा है कि गिबली रडार जैमिंग पॉट अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान कवच का काम करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 के मध्य में चीन के भारी मालवाहक विमानों जैसे Y-20 ने ईरान के नो फ्लाई जोन के बीच तेहरान में इन मिसाइल बैटरियों की डिलीवरी भी की है। नए HQ-9B सिस्टम को मुख्य रूप से तेहरान और ईरान के परमाणु ठिकानों के चारों ओर तैनात किया जा रहा है ताकि अमेरिकी बंकर बस्टर बमों और स्टेल्थ विमानों जैसे F-35 को रोका जा सके। जनवरी 2026 की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रूसी भारी परिवहन विमान AN-124 तेहरान में उतरे हैं। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें S-400 की नई यूनिट्स थी। यह सिस्टम इजराइल के F-35 स्टील्थ विमानों को ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने में भी सक्षम है। इसे ईरान के नतांज परमाणु केंद्र के पास तैनात किए जाने की खबर है। تو این فتنه همین عوامل نادان و ناآگاه با سردستگی اون عناصر خبیث و آموزش دیده کارهای بدی کردن. ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 यूएस इजराइल पर हमले की तैयारी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हाल के ही दिनों में मुलाकात हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर दूसरे दौर के हमले यानी राउंड 2 स्ट्राइक्स किए जाएं। ईरान का आरोप यह है कि प्रदर्शन इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की बड़ी साजिश के तहत ईरान में हो रहे हैं और ये हिंसक प्रदर्शन उन्हीं के इशारे पर हैं। लेकिन साथ ही साथ ईरान ने अपनी जंगी तैयारी में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आप जरा देखिए, ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 अगर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होता है तो ईरान कौन कौन से मिसाइल और हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन का जबरदस्त भंडार अभी भी मौजूद है। ईरान के पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की जो रेंज मौजूद है वो इजराइल पर खास तौर से बेहद भारी पड़ सकती है। ईरान के पास मध्य पूर्व में मिसाइलों का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वैरायटी वाली मिसाइलों का जखीरा है। ताजा अनुमानों के मुताबिक ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 1 और फतह 2 मिसाइलें हैं। ये ईरान के सबसे आधुनिक हथियार हैं। इनकी गति ध्वनि की गति से भी 13 से 15 गुना ज्यादा है, यानी मैक 13 से लेकर मैक 15 तक है, जिसे इजराइल का मौजूदा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से नहीं रोक पाएगा। ईरान की इन मिसाइलों की रेंज लगभग 1400 से 1500 किलोमीटर है। जरा ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों के बारे में भी आप जान लीजिए। ईरान सेजिल मिसाइल 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इजराइल के किसी भी कोने को अपना निशाना बना सकती है। यह सॉलिड फ्यूल आधारित है, जिसका मतलब यह है कि इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। खुर्रम शहर इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम का भारी वॉरहेड ले जा सकती है। सटीक मार करने वाली मिसाइलें खैबर शेखन, जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है और ये
अपनी फुर्ती के लिए जानी जाती है, जो दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकती है। ईरान को ड्रोन सुपर पावर माना जाने लगा है। खास तौर से रूस यूक्रेन युद्ध में इसके ड्रोन्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। शाहिद 136 इसे कामिकाज़े यानी कि आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। यह आकार में छोटा और सस्ता है, लेकिन 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक यह अपने टारगेट से टकराकर धमाका कर देता है। मोजर 10 ये ईरान का सबसे उन्नत ड्रोन है, जो 24 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है और 300 किलोग्राम तक के बम या फिर मिसाइल ले जा सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। शाहिद 107 ये एक नया टोही और हमलावर ड्रोन है, जिसे विशेष रूप से स्वार्म अटैक यानी कि दर्जनों ड्रोन का एक साथ हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान की क्रूज मिसाइलें पावे बेहद खतरनाक मानी जाती हैं, जो 1650 किलोमीटर तक मार कर सकती है और बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बच भी सकती है। ईरान का सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो हुट पानी के नीचे 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, जो दुनिया के किसी भी युद्धपोत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईरान ने अपना खुद का पावर 373 विकसित किया है और दावा है कि यह रूस के S-300 से भी बेहतर है। We are engaged in a full-scale war. Right now, the enemy has placed most of its hopes on knocking us down through economic pressure. You cannot conquer a nation with bombs, fighter jets, or missiles. To defeat us, they would have to come and face us on the ground. And if they were to confront this nation on the ground, if we remain determined, united, and committed to working together to make our country proud, it would be impossible for them to bring Iran to its knees. अब देखना ये होगा कि अगले 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर ईरान और अमेरिका इजराइल के हमलों से निपटने के लिए आखिर क्या-क्या करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है। मसूद पज़ेश्कियन ने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई पर हमला हुआ तो फिर ऐसा युद्ध शुरू होगा जो खत्म नहीं होगा और हर मोर्चे पर लड़ा जाएगा और दुश्मन को फिर पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस जंग को लड़ा जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति ने यह चेतावनी ऐसे वक्त में दी जब ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिशें हो रही है और इजराइल के साथ अमेरिका भी चाहता है कि वहां सत्ता बदल दी जाए। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर टैरिफ लगाकर के डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से युद्ध का ऐलान कर दिया है। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बाद अब यूरोप के देशों, खासतौर पर फ्रांस ने ट्रंप को बड़ी वार्निंग दे दी है। इन देशों ने एक साझा बयान में कहा कि ट्रंप ने अगर टैरिफ लगाया तो अमेरिका से यूरोप के रिश्ते बुरी तरह से बिगड़ जाएंगे और फिर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। इसमें साफ है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन अब युद्ध की तैयारी में लग चुके हैं। तो 2026 में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन का एजेंडा साफ है। बर्फीले वॉर जोन में ज्वालामुखी फटने का अलार्म बजने लगा है। 2026 में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं पूरा ग्रीनलैंड और 2026 में व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं आधा यूक्रेन। क्या है 2026 को लेकर दोनों लीडर्स का बहुत ही खतरनाक प्लान? तो 2026 की शुरुआत में ही ट्रंप और पुतिन के इरादों को देखकर पूरा यूरोप घबरा गया है। मैक्रों, मर्ज और मेलोनी अब ज़ेलेंस्की को नहीं
पहले यूरोप को बचाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने डेनमार्क के ग्रीनलैंड को उसी तरह निगलने का प्लान तैयार किया है जैसे पुतिन ने यूक्रेन में ऑपरेशन डॉनबास चलाया है। यानी साफ नजर आ रहा है कि ट्रंप अब 3.5 यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। 3.5 यूक्रेन यानी ग्रीनलैंड। यूक्रेन के पास जितनी जमीन है उससे 3.5 गुना बड़ा है ग्रीनलैंड। दोनों के नक्शे देखकर समझा जा सकता है कि ट्रंप का ऑपरेशन ग्रीनलैंड क्यों 3.5 यूक्रेन के बराबर कहा जा रहा है। यूरोप के सबसे बड़े देश यूक्रेन का इलाका 6,03,000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा है। इसके मुकाबले में ग्रीनलैंड का इलाका 21,66,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। और ये आंकड़े देखकर यूरोप बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि ग्रीनलैंड को हटाकर खुद यूरोप का इलाका 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोनों ही इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े वॉर जोन बन चुके हैं। यूक्रेन में लड़ाई जारी है, वहीं ग्रीनलैंड की खामोशी कब बहुत बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगी, इसकी आहट डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में मिल रही है। यूक्रेन को यूरोप के हाल पर छोड़ चुके डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पूरा फोकस अब ग्रीनलैंड पर कर लिया है और वो उसे किसी भी सूरत में अब हासिल करना चाहते हैं। We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप को सजा देनी भी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वाला कांटा अब यूरोप को चुभना शुरू हो चुका है। ग्रीनलैंड पर यूरोप की सेनाएं पहुंच रही है। भले ही ये युद्धाभ्यास की तैयारी हो, लेकिन यूरोप के तेवर देखकर ट्रंप बिल्कुल भी खुश नहीं है। ट्रंप का टैरिफ वाला गुस्सा भड़क चुका है। ट्रंप ने ऑपरेशन ग्रीनलैंड का विरोध करने पर अपने मित्र देशों पर ही टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने सबसे पहले डेनमार्क पर 10% टैरिफ लगाया, जो 1 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप का टैरिफ बम वाला गुस्सा यहीं नहीं रुका, उन्होंने यूरोप के सबसे ताकतवर देशों पर भी टैरिफ बम लॉन्च कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन पर 10% टैरिफ लगा दिया है और ये तीनों देश यूरोप को चलाते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था ही पूरे यूरोप को कंट्रोल करती है। ट्रंप का टैरिफ बम वाला गुस्सा यहीं नहीं रुका, उन्होंने इस बम से यूरोप के कुछ देशों को भी घायल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे पर 10% टैरिफ लगाया है, स्वीडन पर लगाया है, नीदरलैंड्स पर लगाया है और फिनलैंड पर भी 10% टैरिफ जुर्माना लगा दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बम की ताकत और बढ़ाने की धमकी दे दी है, यानी वो यहीं नहीं रुकने वाले। ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ धमाका करके ये बता दिया कि अगर यूरोप बैकफुट पर नहीं आया तो 1 जून से 10% टैरिफ 25% वाले जुर्माने में अपडेट कर दिया जाएगा। यानी यूरोप को शुरुआती 10% टैरिफ वाली सजा देने के बाद ट्रंप ने 4 महीने की मोहलत दी है। इन सब के बीच यूरोप सवाल पूछ रहा है कि इटली पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया गया। ये ट्रंप और मेलोनी की ऐसी केमिस्ट्री लग रही है जिसमें ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप से गद्दारी की बू आ रही है। L'attenzione che la presidenza americana attribuisce, come vi ho detto molte volte, alla Groenlandia e in generale all'Artico, che è una zona strategica nella quale chiaramente va evitata una eccessiva ingerenza di attori che possono essere ostili. पूरे यूरोप में इस वक्त ट्रंप के इरादों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप ने यूरोप के साझेदारों को अब अपना दुश्मन बना लिया है। याद कीजिए,
अलास्का में पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूरोप के साथ मीटिंग की थी। डोनाल्ड ट्रंप नेटो और यूरोप के दिग्गज नेताओं और जेलेंस्की के साथ बैठे थे। मुद्दा यूक्रेन का था, लेकिन अब सबको एहसास हुआ है कि ट्रंप तो ग्रीनलैंड वाला कॉरिडोर तैयार कर रहे थे। अब ट्रंप को मैक्रो, मर्ज और स्टारमर से बड़ी टक्कर मिल रही है। ये तीनों लीडर अपनी सेनाएं ग्रीनलैंड भेज रहे हैं। युद्धाभ्यास के साथ ये लीडर ग्रीनलैंड को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये अमेरिका से टक्कर ले पाएंगे? सवाल ये है कि यूक्रेन में रूस के युद्ध के खिलाफ आक्रामक रहने वाली जॉर्जिया मेलोनी क्या कर रही हैं? यूरोप के बड़े देशों में इटली भी शामिल है, लेकिन वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं। ट्रंप ने इटली पर टैरिफ भी नहीं लगाया है। Sempre detto e sono convinta di questo, che io considero molto difficile, ecco, un intervento di terra, diciamo, militare sul tema della Groenlandia. Io credo che la questione sia politica e credo che politicamente verrà risolta. E verrà risolta chiaramente anche, secondo me, anche con un impegno maggiore di tutti gli alleati su un'area che è strategica. मेलोनी वो लीडर हैं जो यूक्रेन के युद्ध में पुतिन के खिलाफ फ्रंट फुट पर रही हैं। पुतिन के युद्ध को लेकर मेलोनी ने हमेशा जेलेंस्की का साथ दिया। वो यूरोप को बचाने वाली महिला लीडर के रूप में उभरी हैं। लेकिन अब ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका को टक्कर देने की बात आई तो इटली के प्रधानमंत्री का कदम यूरोप से गद्दारी माना जा रहा है। ग्रीनलैंड में आर्कटिक एंड्योरेंस युद्धाभ्यास के लिए यूरोप की सेनाएं पहुंची है। तब इटली ने इस युद्धाभ्यास में शामिल होने से ही इनकार कर दिया है। मेलोनी ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड का हल सेना नहीं निकाल सकती। ग्रीनलैंड में युद्धाभ्यास से लेकर जो भी फैसला हो वो नेटो के हिसाब से हो, और नेटो में अमेरिका भी शामिल है, जबकि अमेरिका युद्धाभ्यास आर्कटिक एंड्योरेंस में शामिल नहीं है। La NATO ha già scritto nei propri documenti che oggi l'Artico è strategico, quindi sta già rispondendo a una domanda politica di un problema che esiste. Quindi gli alleati stanno ragionando all'interno di questo contesto e io ritengo che diciamo, il dibattito vada fatto all'interno della NATO anche per... यूरोप के हालात बता रहे हैं कि अमेरिका का ग्रीनलैंड वाला फॉर्मूला अब पुतिन के यूक्रेन वाले फॉर्मूले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है, क्योंकि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर तो पुतिन की डिमांड सिर्फ डॉनबास और आसपास के इलाकों की है, लेकिन ट्रंप तो पूरा का पूरा ग्रीनलैंड हड़पना चाहते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप अब किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि ट्रंप ने इस फॉर्मूले को आखिरी शक्ल देनी कब शुरू की? 15 अगस्त 2025 को अलास्का में हुई पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में ग्रीनलैंड फॉर्मूले को मंजूरी मिली। इसमें एक तरफ पुतिन को 50% यूक्रेन देने पर ट्रंप राजी हुए और दूसरी तरफ अपने लिए ग्रीनलैंड का टारगेट चुना। क्या इसी मीटिंग में यह फैसला हुआ कि यूरोप जब यूक्रेन में फंसा होगा तो दूसरी तरफ ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे? ट्रंप का 2026 का एजेंडा साफ नजर आ रहा है। पुतिन आधे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं तो ट्रंप 3.5 यूक्रेन पर नजर गड़ाए बैठे हैं। एक बार फिर देखिए ट्रंप का 3.5 यूक्रेन वाला समीकरण। यूक्रेन के पास जितनी जमीन है उससे 3.5 गुना बड़ा है ग्रीनलैंड। दोनों के नक्शे देखकर समझा जा सकता है कि ट्रंप का ऑपरेशन ग्रीनलैंड आखिर क्यों 3.5 यूक्रेन के बराबर कहा जा रहा है। यूक्रेन को पुतिन की कैसी मार पड़ी है, ये समझने के लिए ये धमाका देखिए। ये धमाका पश्चिमी यूक्रेन के लीव शहर में हुआ। यूक्रेन के एक राष्ट्रीय स्मारक के पास पुतिन का ड्रोन फटा। पुतिन का मैसेज बिल्कुल साफ है कि अब ना पूर्वी यूक्रेन बचेगा ना पश्चिमी यूक्रेन। इस वक्त यूक्रेन बहुत बड़े संकट में है।
जेलेंस्की के पास अब युद्ध लड़ने का कोई जरिया नहीं बचा। उनके शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं क्योंकि पुतिन के ड्रोन और मिसाइल उन ठिकानों को टारगेट पर ले रहे हैं जहां से बिजली सप्लाई होती है। -10 डिग्री सेल्सियस में लोग ठिठुर रहे हैं और उनके घरों को गर्म करने के लिए बिजली ठप पड़ी हुई है। क्या ग्रीनलैंड में भी ऐसा ही अंधेरा छाने का खतरा है? और फिर अमेरिका की फौज भी ऐसी ही अपना झंडा फहराएगी जैसे रूस ने यूक्रेन की जमीन पर फहराया है। ग्रीनलैंड के लिए हालात बहुत गंभीर होने जा रहे हैं और ये वार्निंग बार बार डोनाल्ड ट्रंप दबे शब्दों में दे रहे हैं।